नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। ये तस्वीरें एक जनाजे की हैं। तारीख 15 अप्रैल 2020, जगह मदुरई ज़िले का अलंगनल्लुर गांव। अलंगनल्लुर ये 2 बार ला आ रहा है, इसलिए टंग ट्विस्टर है। गांव का नाम यही है। गांव में एक जलीकट्टू बैल की मौत हो गई थी। सरकार इंसानों की शव यात्रा में भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों के शामिल होने की छूट देती है, लेकिन इस बैल की अंतिम यात्रा में लगभग 3000 लोग शामिल हुए। मदुरई तमिलनाडु में है, जहां कोरोना संक्रमण के 1242 मामले आ चुके हैं सामने और 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अकेले मदुरई में 40 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे में इस इलाके में जलीकट्टू में शामिल होने वाले बैल की अंतिम यात्रा में इतने लोगों का आना प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान है। इतने लोग क्यों आए? क्योंकि जलीकट्टू में जो बैल शामिल होता है उसका बड़ा मान होता है, लगभग देवता की तरह माना जाता है, इसलिए इतनी भारी भीड़ जुटी। लेकिन हम लगातार कहते आए हैं, जान के खतरे के आगे किसी भी परंपरा, किसी भी मान्यता, किसी भी तर्क का कोई मतलब नहीं है। पूरा मुल्क 40 दिनों के लिए लॉकडाउन में है, उसके बावजूद इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का जिम्मा किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का। मदुरई के जिला कलेक्टर टीजी विनय ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि शव यात्रा में शामिल हुए लगभग 3000 लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों का पालन न करने और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा समझदारी की उम्मीद हमसे और आपसे की जाती है, समाज से की जाती है। आप जीवित रहेंगे तभी परंपराओं का सम्मान कर पाएंगे। इसलिए फ़िलहाल सबसे ज़्यादा सम्मान सरकार के बनाए नियमों का करें, क्योंकि ये आपके और हमारे लिए हैं। बाकी कार्रवाई होगी तो खबर की जाएगी। अब आपको बताते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ ज़रूरी अपडेट्स। सबसे पहले आंकड़े। जब से संक्रमण की पहचान हुई है तब से दुनिया भर में कुल 20,65,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 5,12,000 लोग ठीक हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा पहुँच गया है 1,37,000 से ऊपर। इसके अलावा खबर अमेरिका और WHO के बीच की खटपट से भी बन रही है। 15 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोक दी। कोरोना को लेकर ट्रंप से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान चीन और WHO की गलती निकालने पर है। दुनिया ट्विटर पर है तो WHO का जवाब भी ट्विटर पर आया। उसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, जी यही नाम है, उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। सॉलिडेरिटी, ह्यूमैनिटी, यूनिटी, लव, स्ट्रॉन्ग टुगेदर, इस तरह के संदेशों के साथ। इन संदेशों का मतलब समझने में भी वक्त लगा, क्योंकि इन सभी ट्वीट्स के बीच ढेर सारे दूसरे ट्वीट और रिट्वीट भी थे। लेकिन टेड्रोस साहब का कहना क्या था? यही कि अमेरिका इस संकट के समय में हमारा साथ न छोड़े। इसके बारे में हमने आपको पहले भी रिपोर्ट किया। अब भारत के आंकड़ों पर बात करते हैं। हमारे देश में कुल मामले कोरोना के हो गए हैं 12,380। 1,479 लोग ठीक हो चुके हैं, 414 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 941 नए मामले सामने आए, 37 मौतें हुई। टेस्टिंग की रफ्तार भी फाइनली धीमे बढ़ी है। एक दिन में अब 30,043 टेस्ट किए गए। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। तीसरी सुर्खी, दिल्ली से आज एक परेशान करने वाली खबर आई। यहाँ एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, माने जो भाई साहब हमारे आपके घर खाने की डिलीवरी करते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये लड़का दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्तरां में काम करता था। 12 अप्रैल तक काम करने के बाद तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एहतियातन उन 72 परिवारों को होम क्वारंटीन कर दिया गया जिनके संपर्क में ये व्यक्ति आया था। होम क्वारंटीन में आप अपने घर से नहीं निकल सकते। ये डिलीवरी बॉय 17 और डिलीवरी बॉयज़ के संपर्क में था, उन्हें भी क्वारंटीन में भेजा गया और रेस्तरां उसे 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया। अब इससे जुड़ी दूसरी चीज़ क्या है? अभी तक इनमें से किसी में खांसी जुकाम के लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन ये मामला सामने आने के बाद ग्राहकों के साथ होम डिलीवरी चेन्स भी चिंतित हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर बैठे खाना मिल सके, इसलिए सरकार ने फूड डिलीवरी को छूट दी थी।
दिल्ली में स्पेशल पास भी जारी किए गए थे। शर्त यह थी कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी सावधानियों का पालन होगा। अब क्या सरकार फूड डिलीवरी के संबंध में कोई नया फैसला लेगी? इस मामले के सामने आने के बाद इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर लक्षणों के बावजूद डिलीवरी बॉय से काम करवाया गया तो कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से जुड़ा अगला अपडेट भी हॉस्पिटल से ही जुड़ा है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जहां निजी अस्पताल ये कहकर गंभीर मरीजों का इलाज करने से मना कर रहे थे कि पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आइए, उसके बाद इलाज होगा। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि निजी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेज सकते, उन्हें हर हाल में इलाज करवाना होगा। अगर मरीजों से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगी गई तो अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली सुर्खी केरल से है। वो राज्य जो कोरोना को काबू करने को लेकर लगातार तारीफ पा रहा है, लेकिन क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है? 15 अप्रैल की ये तस्वीर कहती है नहीं। पुनलूर में एक शख्स को अपने 65 साल के पिता को गोद में लेकर तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। पिता की तबीयत खराब थी, ऑटो से अस्पताल ले जा रहे थे, साथ में इलाज के कागज भी थे। समाचार एजेंसी ANI ने दावा किया, इसके बावजूद पुलिस ने ऑटो को रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया। पिता चलने की हालत में नहीं थे तो बेटा गोद में लेकर गया। केरल की पिनराई विजयन सरकार इस गलती पर सामने आकर सफाई दे और सख्त कार्रवाई करे, यही उम्मीद की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी एक अपडेट है। मंत्रालय ने आदेश दिया है कि देश में जितने भी गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO विदेशी मदद लेते हैं वो हर महीने कोरोना संक्रमण पर अपने काम की रिपोर्ट दें। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 माने FCRA के तहत NGO विदेश से मदद ले सकते हैं, बशर्ते उन्होंने इसके लिए अनुमति ली हो। गृह मंत्रालय पहले भी NGO से महामारी के समय में मदद करने का आग्रह कर चुका है। अब NGO को इस काम पर हर महीने की 15 तारीख को एक रिपोर्ट भी देनी होगी। एक अपडेट रेलवे की तरफ से है। भारतीय रेल सेना के जवानों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने पर विचार कर रही है। आई रिपीट, विचार कर रही है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सेना के तकरीबन 1200 जवान और अफसर दक्षिणी कमान के तहत आने वाले बेंगलुरु, बेलगाम और सिकंदराबाद में स्थित ट्रेनिंग सेंटर्स पर हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब इन्हें वापस अपनी पोस्टिंग पर जाना है। इन सैनिकों को विशेष ट्रेनों से उत्तरी और पूर्वी सीमा की तरफ ले जाने पर विचार हो रहा है। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 16 अप्रैल को अपनी वेबसाइट पर छापी। हम साफ कर दें, ये फिलहाल प्रस्ताव है और ट्रेनें अगर चलेंगी भी तो सिर्फ सैनिकों के लिए होंगी। ये इतना बार बार जोर क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि मुंबई में खबरों को लेकर जिस तरह की लापरवाही हुई और जनता के स्तर पर उसके बाद जिस तरह से इंटरप्रिटेशन हुआ और भीड़ जमी। अगला अपडेट स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE ने सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को निर्देश दिया है कि वो लॉकडाउन के दौरान छात्रों पर फीस भरने का दबाव न बनाएं। इसी तरह देश के कई राज्यों ने अपने यहाँ के स्कूलों पर भी ये रोक लगाई है कि वो फीस नहीं बढ़ा सकते। दिल्ली में कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ाने का ऐलान किया था और ये भी कह दिया था कि इसके लिए उनके पास अनुमति है। दिल्ली सरकार की तरफ से साफ किया गया कि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। अब वक्त है दिन की बड़ी खबर की तरफ चलने का और इसका पहला हिस्सा बयानों से बना है। पहला बयान राहुल गांधी का। राहुल बहुत दिनों बाद आज टीवी पर दिखाई दिए। वो संक्रमण पर अपनी बात रख रहे थे। बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। जब संक्रमण के मामले बढ़े तो सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा और तब 41 दिन पहले किया गया राहुल का वो ट्वीट खोदकर शेयर किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद गंभीर संकट है। मेरी समझ में सरकार इसे पर्याप्त गंभीरता से नहीं ले रही है। ये ट्वीट राहुल ने 12 फरवरी को किया था। उसके बाद से राहुल अब चर्चा में आए हैं। आज उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ज़रूरी है, लेकिन ये महज एक पॉज बटन की तरह है, इससे समस्या खत्म नहीं होगी। अपनी पार्टी की तरह राहुल ने गरीबों के लिए अनाज, अर्थव्यवस्था के लिए स्टिमुलस पैकेज यानी कि आर्थिक मदद और राज्यों के लिए उनके हिस्से का GST मांगा। सुनिए। And then that will start to spiral. You will see massive pressure coming on our financial system. So you will have to set up structures and manage your funding so that you don't get caught. Suppose you spend all your money right now immediately, and then you have a financial crisis. Later in a few months, you've got a real problem. So you have to think strategically and you have to move strategically. Certainly you have to spend a significant portion of your money in protection of people. अगला बयान आया केंद्र सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज प्रेस को बताया कि संक्रमण काबू में करने के लिए उठाए गए कदमों का असर अब दिखने लगा है। उन्होंने इसके लिए आंकड़े भी दिए।
हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज़ अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे ज़िले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है, उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 27 ऐसे ज़िले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, जिसमें है कि पटना बिहार से, नादिया वेस्ट बंगाल से, प्रतापगढ़ राजस्थान से, गिर सोमनाथ पोरबंदर गुजरात से, भद्राद्री कोथागुडम तेलंगाना से, साउथ गोवा गोवा से, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत इन यूपी, राजौरी इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, पुडुचेरी में जैसे मैं बता चुका हूँ माहिब, ऐजवाल वेस्ट जो है मिजोरम में, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुर, उडुपी और बेल्लारी कर्नाटका में, वायनाड कोट्टयम केरला में, SBS नगर पंजाब में, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। लव अग्रवाल अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते हैं कि अगर एक भी चूक हुई तो सारा किया धरा पानी में चला जाएगा। इसलिए हम आपसे बार बार अपील करते हैं, जब भी ऐसी खबरें आती हैं तब खास तौर पर कि पूरी तरह से सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसके अलावा क्या है, ये बात लगातार कही जा रही है कि भारत टेस्टिंग पर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए असली आंकड़े ही सामने नहीं आ रहे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में महामारी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने आज भारत की टेस्टिंग कैपेसिटी को लेकर आंकड़े प्रेस के सामने रखे। सुनिए। ये जो कैपेसिटी का बार बार इशू आता है, अभी आपने देखा कि 26,331 वो नेटवर्क में से हुए हैं। हम अगर 9 घंटा काम करते हैं, जैसे एक शिफ्ट में करते हैं, तो हमारी अभी जो लैब की कैपेसिटी है वो 42,418 है, और अगर हम उसको बढ़ा के 2 शिफ्ट में कर दें तो 78,227 लोगों की टेस्ट हम हर दिन कर सकते हैं। ये भी पूछा जा रहा था कि रैपिड टेस्ट किट्स कब आएंगी। ये खबरें भी थी कि हमारी किट अमेरिका चली गई, लेकिन डॉक्टर गंगाखेड़कर ने आज बताया कि किट्स आ गई हैं, साथ में दूसरे ब्यौरे भी दिए। 2 किस्म के रैपिड टेस्ट किट्स आज आ चुके हैं। एक लिवजॉन करके कंपनी का है, एक वॉन्फ्लो करके कंपनी का है। ये जो टेस्ट किट्स हैं, इनकी संख्या लिवजॉन की 2 लाख और वॉन्फ्लो की 3 लाख है। इन दोनों किट्स की सेंसिटिविटी 80% से ज़्यादा है और स्पेसिफिसिटी भी तकरीबन 84% से ऊपर ही है। तो जिस ढंग से इनका जो क्लेम है कि ये टेस्ट अच्छे हैं, शायद उसका पहला इस्तेमाल होगा और हमको खुद को भी उसके बारे में फील्ड कंडीशंस में का पता चल जाएगा। रैपिड किट्स किस तरह काम करती हैं और इससे किन लोगों का टेस्ट किया जाएगा, इसे लेकर अभी भी कई लोगों में भ्रम की स्थिति है। नाम से ऐसा लगता है कि ये किट्स झट से बता देंगी कि कोरोना है कि नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। सुनिए। अब जब हम सीरोलॉजिक किट्स बोलते हैं, जो एंटीबॉडी देखने के किट्स जिसको हम अभी रैपिड किट करके ज़्यादा जानते हैं, वो किट्स के बारे में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरे शरीर में अगर विषाणु गया तो मुझे क्या दिखेगा? सबसे पहले मेरे नेज़ल स्वैब या ओरल फेरेंजियल स्वैब, जहाँ से स्वैब जो हम लेते हैं, उसमें विषाणु नज़र आएगा। मैं अगर और 8 दिन रुकूं, 8 दिन के बाद में मुझे क्या दिखाई देगा कि जैसे मुझे लक्षण आना शुरू हो जाएंगे, उन विषाणु की संख्या ये मेरे गले में या नाक में रहे वो सबसे ज़्यादा होती है जब लक्षण आते हैं। जब उसके बाद में ये गिरना शुरू हो जाती है। अब उस वक्त एंटीबॉडी को क्या होगा? अब थोड़ा एंटीबॉडी के बारे में हम समझ लें, यानी वो क्लैरिटी हमको लोगों तक पहुंचाने आएगी। मेरे शरीर में अगर कोई विषाणु गया तो वो विषाणु को लड़ने के लिए मेरा शरीर कुछ शस्त्र तैयार करता है, जिनको हम साइंटिफिक भाषा में एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी जो होती है, जैसे अगर मुझे बताना है, समझो इस किस्म का विषाणु है, तो एंटीबॉडी इससे एग्जैक्टली उल्टी होती है, वो इस किस्म की रहेगी और उसको चिपक जाएगी, तो वो विषाणु नाकाम हो जाएगा। रैपिड किट्स का इस्तेमाल हॉटस्पॉट में किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है।
डॉक्टर गंगा खेड़कर ने इस बारे में भी बताया। उसके दो कारण हैं। जब हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं है। ये लोगों ने समझना बहुत ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस को क्यों नहीं है कि हमने 10 दिन होने के बाद में या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने के बाद में समझो मैंने एंटीबॉडी टेस्ट की तो 80% लोगों में ही सिर्फ वो एंटीबॉडी दिखती है। इसका मतलब मेरा डायग्नोसिस 20% में मैं सिर्फ एंटीबॉडी इस्तेमाल करूं तो 15 दिन होने के बाद में भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ये इस्तेमाल होती है सर्वेलेंस के पर्पस के लिए। अब ये हॉटस्पॉट पे आपको अगर नज़र रखना है तो यहाँ ये बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है ये अगर मुझे देखना है तो मैं ये एंटीबॉडी टेस्ट पीरियोडिकली करके मैं जान सकता हूँ। तो आपने समझा कि एंटीबॉडी टेस्ट कैसे होते हैं और हॉटस्पॉट्स में इसकी भूमिका क्या होती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट यही बताता है कि आप में रोग से लड़ने की एंटीबॉडी तैयार हुई हैं या नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको संक्रमण नहीं होगा। डॉक्टर गंगा खेड़कर ने सभी टेस्ट कंडीशंस गिनवाकर कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत ऐसे मामलों की जांच नहीं कर रहा जिनकी जांच विदेश में हो जाती है। जांच का दायरा बढ़ाने के लिए ICMR ने आज सैंपल्स की पूलिंग करके जांच करने का सुझाव भी दिया। ये क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, आप खुद सुन लीजिए। एक चीज़ हमने एक करने की कोशिश की कि ये पूलिंग करके सैंपल को पूल करके क्या हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। तो हमने देखा कि RT-PCR ना यानी जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है वो मॉलिक्यूलर टेस्ट का इस्तेमाल करके हम पूलिंग कर सकते हैं। पूल्ड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम हो जाएगी, नतीजा वही मिलेगा। ये कहाँ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फेक्शन नहीं है उस जगह पे आया है क्या ये अगर देखना है तो जिन जिलों में 2% से कम सीरो पॉजिटिविटी रेट है वहाँ 5 सैंपल का पूलिंग करके हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो पूल पॉजिटिव पाया गया तो हम ये पांचों के पांचों अगर टेस्ट करें तो हमको उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी हम रख सकेंगे। सारे लोगों की टेस्ट करने की हमको ज़रूरत भी नहीं आएगी। तो भारत आखिरकार टेस्टिंग पर ध्यान देने जा रहा है, लेकिन सरकार अब भी मास टेस्टिंग के बजाय एक फोकस के साथ टेस्ट करना चाहती है। ये तरीका कितना कारगर साबित होता है ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अब बात करेंगे कोरोना को लेकर फैल रही अफवाहों की। बिहार में दरभंगा जिले के बिरौल बेनीपुर जैसे इलाके में कोरोना के एक चमत्कारी इलाज की बात आजकल खूब फैल रही है। कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा में दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद मूर्ति से 2 बाल गिरते हैं। इनको गंगा जल में डालकर पिला देने से कोरोना नहीं फैलता। इस चमत्कार से कोरोना के बचाव का तरीका ग्रामीण इलाकों में खूब रफ्तार पकड़ रहा है। मूर्तियों के पास बाल ढूंढे जा रहे हैं और अगर मिल जाए तो उनको गंगा जल में डालकर पिया भी जा रहा है, ये मानकर कि कोरोना की ये पक्की दवा है। हम क्या कहेंगे, ये सिर्फ अंधविश्वास है। चमत्कार की एक झूठी खबर किसी ने फैला दी और लोग बिना सोचे समझे उसे आजमाने में लग गए। मूर्ति के बाल पीने से कोरोना से बचाव नहीं होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग, अच्छी तरह से हाथ पांव धोना, बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना कोरोना संक्रमण से आपका बचाव करते हैं। कई लोग कहेंगे भैया लल्लन टॉप पाँव भी धुलवा रहे हो। हम कहेंगे पाँव धोने में क्या बुराई है, बाकी हाथ तो धो ही लीजिए। अब कोरोना से जुड़ी एक सच्ची खबर भी बता देते हैं। हमारे कई दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, क्या खाने से, भोजन से कोरोना फैल सकता है? लॉकडाउन में फल सब्जियां बाहर से लानी पड़ती हैं और भी राशन बाहर से आता है। पका हुआ खाना भी कई बार लोग बाहर से मंगवाते हैं। तो ये एक वाजिब सवाल तो है कि क्या खाने के ज़रिए कोरोना फैल सकता है? और अभी तक इसका जो जवाब है वो है नहीं। दुनिया में अभी तक खाने से कोरोना वायरस फैलने का एक भी केस सामने नहीं आया है। इसलिए महामारी के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भोजन से कोरोना फैलने का कोई डर नहीं है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, इसकी गाइडलाइंस हमने चेक की। इसमें लिखा है कि फूड पैकेट्स या पके हुए खाने से कोरोना फैलने के चांस बहुत कम है। यही बात US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी कह रहा है। कोरोना खाने में नहीं पनप सकता, लेकिन किसी सतह पर चिपककर वो स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है और ये सतह भोजन की भी हो सकती है। इसके चांस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ एहतियात बरतनी चाहिए।
क्या एहतियात बरतें? अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं बेंजामिन चैपमैन। उनके कुछ सुझाव हैं। पहला, खाने को 65 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा तापमान पर, यानी हिंदुस्तानी लहजे में कहें तो पूरी आंच पर 3 मिनट कम से कम पकाना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर वायरस जिंदा नहीं रहता। दूसरी चीज़, अगर आप फल या सब्जियां बाहर से लाते हैं तो उनको खाने से पहले अच्छी तरह से धो लें। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई फूड पैकेट बाहर से मिलता है, आप लेकर आते हैं, तो हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से अच्छी तरह साफ कर लें। इसके अलावा मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोरोना वायरस पेट में पहुंच जाए तो खतरा नहीं है, क्योंकि पेट में होता है एसिड और इस एसिडिक सरफेस की वजह से कोरोना जिंदा नहीं रह सकता। इसके अलावा एक बात यह भी चल रही है कि गर्म पानी पीने से या नमक के गरारे करने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इस दावे पर कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। मसलन एक अखबार में रिपोर्ट छपी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत रेड्डी के हवाले से। डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि गर्म पानी या नमक के गरारों से कोरोना के बचाव पर अभी तक कोई रिसर्च नहीं आई है, लेकिन करने से कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये तो हम परंपरागत रूप से जानते ही हैं कि गर्म पानी का गरारा करने से वायरस के होने की आशंका कम हो जाती है जुकाम के संदर्भ में। इसके अलावा हार्वर्ड की स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, उनका भी एक सजेशन है कि गरारे से गला खुलता है, और ये सब तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमें लगातार बता ही रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण रुक जाएगा, ये बात सत्य नहीं है। अब तक ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं आई है। बाकी गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। कोरोना महामारी से जुड़ा एक ये ज़रूरी सच था। अब एक पॉजिटिव खबर बताते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को रोकने में भारत की रणनीति की तारीफ की है। भारत में WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर हेंक बेकेडम ने कहा कि मरीजों को खोजने, टेस्ट करने और आइसोलेट करने में भारत का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। इसके अलावा WHO के चीफ टेड्रोस ने भी भारत के संबंध में ट्विटर पर एक ऐलान किया। जिस तरह से पोलियो को भारत में खत्म किया गया, वैसे ही अब WHO भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर कोरोना को खत्म करने में मदद करेगा। इसके लिए WHO का भारत में मौजूद फील्ड स्टाफ मदद करेगा। पोलियो मरीजों के लिए WHO का भारत जो सर्विलांस नेटवर्क था, अब वो कोरोना मरीजों को खोजने में स्वास्थ्य मंत्रालय की मदद करेगा। WHO के कर्मचारी लोगों की मॉनिटरिंग करेंगे और अगर किसी में लक्षण दिखते हैं तो उसकी जानकारी भारत सरकार की एजेंसियों को दी जाएगी। उम्मीद है इससे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी। अब शो के अंत की तरफ बढ़ते हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना के सामने बेबस है। कल को जब हम इस जंग को जीत लेंगे तो हमारे सबक क्या होंगे? क्या मानव समाज या राष्ट्रों के स्तर पर कोई बदलाव होगा? क्या लड़ाई झगड़ा छोड़कर इंसानियत में हमारा भरोसा पहले से ज़्यादा होगा? कैसी होगी कोरोना के बाद की दुनिया? इस पर आज आपको आज के दौर के मौजूदा महान इतिहासकार, फिलोसफर और बुद्धिजीवी युवाल नोआ हरारी की बातें सुनाते हैं। युवाल हरारी सेपियंस, होमो डियस और 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी जैसी बेस्ट सेलिंग किताबों के ऑथर हैं। मैं इन तीनों किताबों को भी आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं। इसमें पहली 2 तो अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। युवाल बता रहे हैं कि इस बार हमसे चूक कहाँ हुई और आगे क्या सबक ले सकते हैं। Antidote to epidemics is cooperation, is sharing information, sharing scientific information, working together to develop medicines, vaccines, alerting countries if something is starting in your own country. This is the basic lesson. If we learn it, we'll be able not just to deal quickly and more effectively with future epidemics, but also with other crises like climate change. As I said before, I think the biggest danger today is not the virus, it's the internal demons of humanity. It's hatred, blaming other people for everything. It's greed, corporations trying to make money out of the misery of other people. And it's ignorance, people believing conspiracy theories and not science. But if we, instead of developing hatred, if we develop compassion to other people, if we develop solidarity, if instead of greed, people are motivated by benevolence in this time of crisis, and if instead of ignorance, people develop an appreciation of the truth and believe science and not conspiracy theories, then we will come out of this crisis much, much stronger than before, and we'll be able to deal more easily with any future danger. आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।